क्या जी? दोबारा बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में जहां तक करा था उसके आगे बढ़ते हैं, अभी हो जाएगा, रुकिए। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 में फिगर एक ट्राइंगल है एबीसी। ट्राइंगल एबीसी, नमस्ते, गुड इवनिंग। ट्राइंगल एबीसी है और जो एबी है, एबी का मिड पॉइंट है डी। गुड इवनिंग। एबी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट एफ है। गुड इवनिंग। मेरी मैम ने तो एग्जांपल भी नहीं दिया, सीधा ये बता दिया कि अगर जो भी अगर ट्रायंगल में किसी लाइन का मिड पॉइंट है तो दूसरे का मिड पॉइंट आगे कुछ ऐसे करके बता दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं, आप यहाँ से समझते चलो ना। अच्छा जी, तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एक तो डी इसका मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, इसका मतलब ए डी और डी बी दोनों इक्वल होंगे। ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी ई ई सी के इक्वल होगा, है ना। तो दो लाइन बना ली ऐसे। और इसी तरीके से जो एफ है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो तीन लाइन यहाँ बना लो छोटी छोटी और तीन लाइन यहाँ बना लो। इस तरीके से ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखिएगा, फिर हमने ये देखा था कि जब मैं ये बोल रहा था कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक लिखवा दिया था आपको, ठीक है। उसके आगे मैं बढ़ूंगा, अभी पहले ये देखेंगे कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डी एफ है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बी सी के आधे के बराबर होगा। बी सी का आधा क्या है, बी ई और ई सी, है ना, समझ गए। तो ये जो डी एफ है इस पर भी दो लाइन ऐसे बना लीजिए, क्यों? क्योंकि डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये देखा था लास्ट क्लास में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा डी और एफ को देखा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये देखा। फिर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसका मतलब डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। मतलब डी ई जो है वो या तो इसके भी इक्वल हो जाएगा और इसके भी इक्वल, तो यहाँ पर तीन लाइनें बनाई है ऐसे। और इसी तरीके से E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इस पर सिंगल डैश लगाइएगा कि ई एफ या तो ए डी के इक्वल होगा या बी डी, दोनों में से दोनों के ही इक्वल होगा एक्चुअली, ठीक है। तो हमने ये करा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 2 3 4 ये चारों के चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिएगा ये कैसे करा जा सकता है प्रूव। आप कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए, आप ये और ये ले लो चाहे तो, ट्राइंगल ए डी एफ, यहाँ लिखें इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ई डी एफ। तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ए डी एफ ले लिया और एक ट्राइंगल ई डी एफ ले लिया। तो जब हम ए डी एफ की बात कर रहे हैं तो इसमें है ए डी और इसमें है ई एफ, तो ए डी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, ए डी इज इक्वल टू ई एफ। उसके बाद हम ये कहेंगे कि डी एफ इज इक्वल टू डी एफ कॉमन साइड, ये तो कॉमन साइड होगी, ठीक। तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ कॉमन साइड, और इसके अलावा फिर ये तीन डैश वाली लाइन यानी कि ए एफ इज इक्वल टू डी ई, ए एफ इज इक्वल टू डी ई, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल भाई तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है। तो अब कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई एस एस एस, यानी कि साइड 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 ही है, यानी कि साइड ही मेजॉरिटी में है। तो इसका मतलब कोई दो साइड ले लीजिए जो आपका मन करे। तो मैंने कहा भाई इसकी तो ए डी और डी एफ हो गई, ए डी और डी एफ। तो आप ऐसे करें कि ए डी ऐसे लिख लो और डी एफ ऐसे लिख लो।
जब दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ADF हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा ट्राइंगल ADF, ADF। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये क्या है, EF और DF, EF और DF। अब जरा इनको कंबाइन करने की कोशिश करिए, क्या है, EF है और DF है। तो दोनों में, इधर भी F, दोनों में F अल्फ़ाबेट कॉमन है, तो इसको बोल दीजिए EF और DF को पलट कर लिख दीजिए FD। ये हो गया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, EFD, ट्राइंगल EFD। ये हो गया। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी की स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 बोल दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अभी मैंने ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, अब इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ट्राइंगल DBE इन ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DFE, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DFE। तो जब मैं DBE और DFE इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये DB है और यहाँ पर ये EF है ना। तो DB EF के याद रखिए, तो कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। तो इधर DB है और इधर FE है, तो यहाँ लिख लीजिए DB इज इक्वल टू FE। उसके बाद देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन सी है, DE, DE इज इक्वल टू DE। हाँ, उसके बाद देखिएगा इधर दो लाइन लगी हुई है, दो लाइन इधर बना रखी है, इधर दो लाइन, यानी कि BE इज इक्वल टू DF। अच्छा, अब तीनों के आगे रीजन लिखने होते हैं कि ये जो साइड हम इक्वल लिख रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं, तो रीजन लिखने होते हैं। तो रीजन में एक ही रीजन लिख दीजिए, मार्क्ड इन द फिगर। हर क्वेश्चन में नहीं करना है ये, इस क्वेश्चन में कर रहा हूं मैं, मार्क्ड इन द फिगर, कि कौन सी चीज किसके इक्वल है वो हमने फिगर में मार्क कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई, तो फिर वही ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो लिखेंगे बाई बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये है DB और DE, DB और DE, तो इन दोनों को ऐसे लिखेंगे, DB और DE। तो इसको D को बीच में ले आओ, मतलब कॉमन अल्फाबेट क्या है, D है, तो BD और DE, जब दोनों को कंबाइन करा तो ट्राइंगल BDE। इस कॉन्ग्रुएंट तो ये हो गया DB और DE। फिर इधर है FE और DE, FE और DE, इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या है, E है, तो कॉमन अल्फाबेट को बीच में लाते हैं, तो FE, ये तो बीच में है ही, DE को पलटकर ED लिख दो, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, FED। तो ट्राइंगल FED ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल FED ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताइए जी, सभी को क्लियर यहाँ तक। ठीक, ये जो है इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या देखा कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्राइंगल भी इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं लिखूं, हाँ तभी तो दिखा रहा हूँ, है ना। तो अब ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस एंड दिस, ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब चौथा मतलब आपको इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। ठीक है, मतलब बीच वाले ट्राइंगल को कॉमन ले लो और बीच वाले ट्राइंगल को ही सबके साथ में एक एक करके कॉन्ग्रुएंट आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर हमने ये सारे मार्क करे थे। ठीक है ना, ये पेपर में आ जाए तो ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ भी मार्क करके कुछ भी लिख कर मत आ जाना। ठीक, तो वो पहले करके दिखाना होगा, लंबा क्वेश्चन है इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक, अब कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल CFE। इन ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल CFE, तो ये दो ट्राइंगल हो गए। तो जब हम DFE और CFE की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये वाली साइड DF और ये वाली साइड EC, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों पर दो दो डैश लगे हुए हैं। तो DF इज इक्वल टू EC।
डी एफ इज इक्वल टू ई सी, ये हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये वाली साइड जो है ई एफ, ये तो दोनों में कॉमन है ही, तो ई एफ इज इक्वल टू ई एफ। और फिर तीसरी वाली साइड हमने ये डी एफ वाला तो ले ही लिया था, अब ये वाली साइड ले लीजिए, डी ई इज इक्वल टू एफ सी। तीनों, इन दोनों पर तीन तीन डैश लगे हुए हैं, तो डी ई इज इक्वल टू एफ सी। यहां पर लिखेंगे मार्क्ड इन द फिगर। मार्क्ड इन द फिगर। अब क्या करें, कौन सा रूल है भाई, तीनों की साइड्स आपने इक्वल कर दी प्रूफ, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये डी एफ और ई एफ, तो इसको भी आप साइड में कहीं पर रफ में लिख कर देख लीजिएगा, डी एफ है और ई एफ है। डी एफ और ई एफ, तो दोनों में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, एफ, तो इसको लिखो डी एफ और ई एफ को लिखो एफ ई। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा डी एफ ई, तो ट्राइंगल डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर है ई सी और ई एफ, तो ई सी और ई एफ, तो कॉमन अल्फ़ाबेट को बीच में लिखो सी ई और ई एफ, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो सी ई एफ बन जाएगा, ट्राइंगल सी ई एफ। ये हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये कहेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमने जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है ना 4 लाइन का, सिमिलरली करके मैं लिख दूंगा, आप सिमिलरली करके लिखाओगे ना तो टीचर नंबर देगा ही नहीं उस पर, ठीक है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो मुश्किल से 1 नंबर टिकाकर और वो आगे बढ़ जाएंगे। आप कहोगे कि मेरे को आता तो था, तो करके दिखा दीजिएगा, स्टेप मार्किंग रहती है सीबीएसई में, इसलिए कह रहा हूँ। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम ये कहेंगे ट्राइंगल ए डी एफ, ये सारे ही ट्राइंगल फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ट्राइंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर ई एफ डी तो इसमें भी आ रहा है और डी एफ ई इसमें भी आ रहा है और एफ ई डी इसमें भी आ रहा है, तो ए डी एफ बी डी ई और सी ई एफ और ट्राइंगल डी एफ ई, ये सारे ही कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑल 4, हाँ जी, ऑर्डर सबका, हाँ ऑर्डर सबका गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करें इसमें ना, बस एक काम कर दीजिएगा, जो इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है ऐसे मत लिखो, सही कह रहे हो, बस यहाँ पर लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 all 4 triangles are congruent to each other. All 4 triangles are congruent to each other. यही हमको प्रूव करना था। सही है, बस ये लिख दीजिएगा। चलिए जी, ऑनलाइन बताएं, रुद्रांश और अभिराज क्लियर है सभी को? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। अच्छा, कल के लिए मैंने बता ही दिया था आपको, और एक एक करके सभी बच्चों का मैसेज आने लगा था, तो इसलिए कल का मैंने फिर पोस्टपोन कर दिया। कल आपका टेस्ट है, तो कल जो भी जिन जिन बच्चों को मैंने पर्टिकुलरली बोला है टेस्ट देने के लिए, वो 1 घंटा पहले आ जाएंगे। तो आप लोग 6 बजे आ जाइएगा और 6 से 7 आपका टेस्ट, और फिर 7 बजे से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 7 बजे से पहले हो गया, बैठना पड़ेगा क्या? तो हाँ, तुम्हारा जल्दी हो सकता है, तुम 6:30 बजे आ जाना, है ना? और या फिर एक काम कर लेना, अगर 7 बजे से पहले हो जाए वॉक कर लेना या यहीं बैठ जाना,
और क्या, ऑप्शंस हैं बहुत सारे। अभी भी चल रही है वॉकिंग? वॉकिंग अभी भी चल रही है? नहीं? अरे तो तुम्हें तो बता रहे थे डॉक्टर ने बोला है। अरे सर वो मम्मी पीछे पड़ी रहती है, जब मम्मी कुछ काम करने को बोलती है तो करने का मन नहीं करता। तो फिर तुम उनसे बचने के लिए वॉक पर चले जाते हो? नहीं, अब मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा। हमारे साथ अलग था सिस्टम जब हम छोटे थे, आपकी एज में थे, मतलब ये 9th-10th वाली जब एज थी, तो ज़्यादातर लड़कों के दिमाग में कीड़ा आ जाता है इस एज में आकर, 9th-10th वाली एज में, कि मुझे अभी ना बॉडी बनानी है। तो बॉडी बनाने के लिए हमने क्या करा कि 2-3 दोस्त मिल गए और दोनों तीनों दोस्तों ने मिलकर क्या करा, डंबल ले आए खरीद के, पैसे जोड़कर, ठीक है, और ये सोच रहे थे बस डंबल मार मार कर बॉडी बना लेंगे, ठीक है। और कभी जो है, और मेरे घर की छत बड़ी थी, मेरे घर की छत पर ही आ जाते थे। अब हमें वही डायलॉग सुनने के लिए मिलता था जब वो चले जाते थे कि भाई तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज ही तो करनी है, पसीना ही तो बहाना है, भाई तुम बर्तन मांज लो घर के, है ना। तो हमें ऐसे ऐसे डर, मैंने बर्तन मांजने से कोई डोले थोड़ी बन रहा है, सलमान खान जैसे डोले बनाने हैं हमें, आप समझ नहीं रही हो बात को, है ना। तो हम इस तरीके से हमारे ये रहते थे, जो पॉइंट्स हमारे रहते थे। तो फिर बस वही है कि चल ठीक है तू कर ले, तेरा पेपर आ जा, पेपर हो जाने दे, फिर नंबर आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। नंबर ऑब्वियसली, अब आप अगर एक्सरसाइज में लगे पड़े हो, जो कि एज पढ़ाई वाली है, तो आगे फिर तो नंबर। तो वही था। और फिर उसमें ये रहता है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। 1 घंटा, कोई आधा घंटा कर रहा है, कोई 1 घंटा कर रहा है, फिर 1 घंटे के बाद में ऐसा थोड़ी है कि हो गया और बस अब पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट करते रहते थे। मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, मोबाइल फ़ोन नहीं था तो दोस्त ही मिलते थे, और दोस्त मिलते थे, आपस में बातें बातें करते थे, ये होता था। आजकल वो होता है, क्या वो एक गेम होता है ना, कौन सा कहते हैं उसको, BGMI, BGMI चल रहा है अभी कि वो भी बैन हो गया। सर मैंने तो कभी खेला ही नहीं, मैं तो GTA ही खेलती यहाँ पर ऐसा होता है जैसे बच्चे बच्चे चले जाते थे ना, बच्चे जैसे मतलब 8 से 9 का ट्यूशन जैसे हुआ, तो 9 बजे वाला ट्यूशन, खास तौर पर जब वो 9 बजे वाला ट्यूशन ख़त्म होता था, तो नीचे से ना ऐसा होता था कि भीड़ लगी हुई है, मतलब मैंने जैसे बालकनी में से, खिड़की में से देखा, अब वो BGMI सुनकर ना एक्साइटेड हो गए दोनों, है ना, BGMI की बात चल रही होगी, है ना। नहीं, तो अब मेरी आदत थी, मैं सोचता था मैं शोर कहाँ से आ रहा है, ये शोर कहाँ से आ रहा है, एक तो वैसे ही बोल बोल कर थक जाते हैं तब तक। फिर अपना खिड़की में से नीचे देखा तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस 4 स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, या 5 स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, और बीच बीच में मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स ऊपर से 7th फ्लोर से जब हम नीचे देखते हैं। फिर आवाज़ आती थी ओ, बस ये करके, है ना, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, तो मतलब कुछ गेम चल रहा है, कुछ गेम चल रहा है। फिर मैंने एक दिन पूछ ही लिया, मैंने कहा तुम ये करते क्या रहते हो, नीचे खड़े होकर शोर मचाते रहते हो। तो उन्होंने बताया, अरे सर आपको क्या पता, इतना बढ़िया गेम है, बड़ा मज़ा आता है उसमें, और ना टाइम का पता ही नहीं चलता सर, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बीत जाता है। मैंने कहा भाई पेरेंट्स के तो फ़ोन आते हैं, फिर तब तो पता चलता है टाइम का। खैर ये तुम्हारे भाई को भी पता होगा, तुम्हारे भाई को, उसके साथ के भी थे कई लड़के, वो नहीं करता था कभी ये काम, है ना, बाकी सारे यहाँ पर खड़े हो जाते थे गोल घेरा बनाकर। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में है, L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversals P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on small p। तो अब ऐसा क्या है, इन्होंने बोला L, M and N are 3 parallel lines, तो 3 पैरेलल लाइन्स है, जैसा कि इसमें फिगर में दे रखा है, 3 पैरेलल लाइन्स बनाएंगे। तो एक लाइन तो ये हो गई, L, M and N, L, M और N, ये हो गया। उसके बाद है ABC, एक लाइन ये है,
और एक लाइन ये है। इन्होंने बोला ये दो लाइन्स हैं पी और क्यू, और ये दोनों की दोनों लाइन्स क्या है, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही हैं। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो या तीन या चार जितनी भी पैरेलल लाइन्स हैं उनको काटते हुए चली जाए, उसको ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी ऑन पी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दे रखा है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या क्या हो जाता है तुम्हें बीच बीच में? इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो इक्वल टुकड़े हैं, इक्वल पीसेज हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि ये जो ए बी है और ये जो बी सी है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं शो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स डी ई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो क्यू पर ये जो तीन लाइंस हैं एल एम और एन, ये क्यू पर भी इक्वल इंटरसेप्ट्स काट रही हैं डी ई एफ। मतलब आपको प्रूव करना है डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, यहां पर लिखिएगा पहले गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी टू प्रूव गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी तो बी सी के इक्वल दे रखा है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ये चीज हमको प्रूव करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, यहां पर आप ना ए और एफ को ज्वाइन कर दीजिए। join AF such that it intersects BE at G, such that it intersects BE at G। तो आपको ए और एफ को ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से कि इट इंटरसेक्ट्स, कि ये जो बी को जी पर इंटरसेक्ट करे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दीजिए जी। ठीक है, इसको जी बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी एफ, इन ट्राइंगल ए सी एफ, तो जो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, एक तो होती है मिड पॉइंट थ्योरम और एक होती है इसकी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। तो मिड पॉइंट थ्योरम में दो चीजें दे रखी होती हैं और तीसरी को हम बोल देते हैं कि हाँ जी वो है ना। तो कोई दो चीज दे रखी होती है तो तीसरी को हम मान लेते हैं कि हाँ ये प्रूव हो गया। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हमें दो लाइंस का मिड पॉइंट दे रखा है तो हम ये कहेंगे कि उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उसके आधे के इक्वल होगी। अच्छा, अगर इनमें से दो दूसरी चीजें दे रखी हैं, मतलब क्या, हमें ये दे रखा है कि बी जो है ना, बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, एक तो ये चीज दे रखी है। दूसरा, ये जो बी जी है वो सी एफ के पैरेलल है। तो जब बी जी सी एफ के पैरेलल है तो ऑब्वियसली जी मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। जी उसका ए एफ का मिड पॉइंट ही रहा होगा, तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम, तभी तो ये लाइन पैरेलल होगी या नहीं। समझ गए मेरी बात? इसको कहेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हमने लिखा, इन ट्राइंगल ए सी एफ B is the in triangle ACF, B is the midpoint of AC. B is the midpoint of AC and BG is parallel to CF.
तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BG इज पैरेलल टू CF. BG इज पैरेलल टू CF, तो इसका मतलब क्या है? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF. बाई converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, G is the midpoint of AF. G is the midpoint of AF. ठीक है? It implies that AG is equal to GF. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ठीक. अच्छा जी, अब इसके बाद अब हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल FDA की. तो यहाँ लिखें इन ट्राइंगल FDA इन ट्राइंगल FDA. तो जब मैं ट्राइंगल FDA की बात कर रहा हूँ तो हम ये कहेंगे G इज द मिड पॉइंट ऑफ FA. रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी अभी प्रूव करा है ऊपर, और उसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का. समझ गया मेरी बात? ठीक है. क्या ये भाई ये जो G है ना, इसको डबल डैश लगा दो यहाँ पर कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ FA. ठीक है. एंड GE इज पैरेलल टू AD. एंड GE इज पैरेलल टू AD. ये जो GE है ये AD के पैरेलल है. GE इज पैरेलल टू AD. तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem, E is the midpoint of FD. Hence proved. आपको यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पर कि ये जो E है ना, ये FD का मिड पॉइंट हो जाएगा. यही चीज प्रूव करनी थी. बताइए, क्लियर है? ठीक है. बताओ भाई, टीडी सही? एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. एक्सरसाइज 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. ये बोल रहे हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA. ठीक है. सी फिगर 8.20. तो फिगर दे रखी है, उसके हिसाब से बना लेते हैं.
ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी इस तरीके से हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA। ठीक है, तो AB का मिडपॉइंट है P, BC का मिडपॉइंट है Q, CD का मिडपॉइंट है R और DA का मिडपॉइंट है S। ठीक, तो P से Q को ज्वाइन कर रहे हैं, Q से R को, R से S को, और S से P को। ठीक है, P Q R S ये चारों हमने ज्वाइन कर दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं AC इज अ डायगोनल, तो AC एक डायगोनल है। अब इसमें ना फिगर में इन्होंने डायगोनल को डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, तो हम भी डॉटेड लाइन से दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। शो दैट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। अच्छा, आप में से मतलब किसी भी बच्चे के दीपावली के जस्ट बाद तो कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, यूटी वगैरह कुछ हो? कब से है? हाँ, 11 से। तुम्हारे भी? तो दीपावली तो 31 तारीख की है, उससे तो बहुत बाद में। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था, एक तो दीपावली की मैं 3 दिन की छुट्टी रखूँगा, 31, 1 और 2। 31 की तो दिवाली है, धनतेरस को तो आ जाना। हाँ, गोवर्धन तो है ना 31 के बाद। गोवर्धन पर तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। हाँ, भाई दूज है ना 2 तारीख की, वही तो बोल रहा हूँ। दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज, ये 3 दिन के रखे। ठीक है ना, और छोटी दिवाली और धनतेरस पर कुछ ऐसा रहेगा। 31 की है ना। हाँ, छोटी दिवाली की क्या करोगे? सुबह आ जाना। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये हैलोवीन कहाँ पर मनाया जाता है? अच्छा, तो हम तो मानते नहीं ना, हम तो मानते नहीं, फिर क्या? तो मैं ये कह रहा था कि जैसे SR इस, अच्छा ये नहीं, मैं ये कह रहा था कि 31, 1 और 2 ये 3 दिन की तो ये छुट्टी रखूँगा। उसके बाद भी मेरे को ना या तो 11 और 12 की छुट्टी चाहिए या 10, 11, 12 की चाहिए। घर में ही शादी है। ठीक है, तो किसी को भी कुछ भी पूछना हो अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना, बता देना मेरे को। ठीक है, देख लीजिएगा, बता देना। अभी तो उसमें टाइम है, आज तो 21 ही है। हाँ जी, अब जरा ये देख लीजिए, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाँ, ये हैलोवीन कुछ ऐसा नहीं होता, डरावना नहीं होता कुछ, है ना? मतलब वो हैलोवीन नाइट्स करके कार्टून आता है, मेरी बेटी देख कर डर जाती है उसको, तो मुझे वही लग रहा है। मैंने कहा ऐसे कुछ क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि जब भूत स्पिरिट्स ऊपर आ जाती है तो फिर उन्हें थोड़ा सा शांत करने के लिए वो लोग मौज मस्ती करते हैं। हमारे यहाँ पे जैक ओ लैंटर्न बनते थे जब चाची रहती थी, मेरी चाची क्रिश्चियन थी ना, हम लोग कद्दू काटते थे। चलो जी। तो ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है।
हाँ बता देना मेरे को, जो भी है बीच में जो टाइम है उसमें कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो मैंने कई बार करके देखा है। 31st जैसे दीपावली वाले दिन, दीपावली वाले दिन तो मतलब छुट्टी का है ही, है ना। 8 तारीख को है और सर्कल्स भी आ रहा है, तो इसके बाद सर्कल्स ही कर लेते हैं ये कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। चलिए जी, तो अब जरा मैं इसकी बात करता हूँ ट्राइंगल डीएसी की। इन ट्राइंगल डीएसी में हम ये कहेंगे एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC. S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC. ठीक, तो बाई मिडपॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना था, ये हो गया। उसके बाद सेकंड में देखिए क्या बोल रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR, ये चीज प्रूव करनी है। सेकंड है टू प्रूव PQ is equal to SR. PQ is equal to SR. अब एक काम करेंगे, अब ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल BAC। इन ट्राइंगल BAC, तो जब BAC ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ BA एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint of BC. So PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. By midpoint theorem क्या हो जाएगा, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. समझ रहे हैं, क्लियर है, श्योर है। तो PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ठीक, अब क्या करेंगे, एंड फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, हम पार्ट फर्स्ट में ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। देयरफॉर अब देखिएगा क्या है कि हमने पहले वाले पार्ट में प्रूव करा था कि SR AC के पैरेलल है, दूसरे पार्ट में हम प्रूव कर रहे हैं कि PQ AC के पैरेलल है, तो SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, मतलब PQ और SR दोनों आपस में पैरेलल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, PQ इज पैरेलल टू SR, फिर PQ हाफ AC के बराबर है, SR भी हाफ AC के बराबर है, एंड PQ
इज इक्वल टू एस आर, तो पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है और पी क्यू एस आर के इक्वल भी है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर कभी भी ऐसे होता है ठीक है, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ, और जो लास्ट में मैंने लिख दिया ना, ये थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में इन्होंने ये भी पूछा था कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा, तो उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, आपने यहाँ पर देख लिया ना कि एस आर भी हाफ ए सी के इक्वल है, और यहाँ देख लिया कि जो पी क्यू है वो भी हाफ ए सी के इक्वल है, इसका मतलब पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल हो गए। बोलो, अरे बताओ, समझ गए? मुझे तो आ गया। अच्छा, तो फिर हाँ या ना कुछ तो बोलो, तो उसको घूर रहे हो। हाँ, तो पी क्यू और एस आर दोनों के दोनों इक्वल हो गए। साथ साथ ये है कि पी क्यू भी एस आर के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल, पी क्यू एस आर ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो पी क्यू और एस आर भी आपस में पैरेलल। जब अपोजिट साइड्स, एक पेयर भी अगर अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, चलिए जी फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. तो अब वो क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। ठीक है, तो जरा डायग्राम बनाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ रोम्बस, तो रोम्बस बनाएंगे सबसे पहले। ए बी सी डी, तो ABCD एक रोम्बस हो गया। इसमें ये कह रहे हैं कि पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और डी ए का मिड पॉइंट एस। ये हो गया। उसके बाद पी क्यू आर एस, ये हो गया। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो मेरे को ये शो करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल होगा, ये चीज़ शो करनी है। अब इसको किस तरीके से कर पाएंगे शो? देखो, पी क्यू आर एस जो है ये एक पी क्यू आर एस जो है ये एक हमारा पैरेललोग्राम तो हो जाएगा, ये तो समझ गए। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? अगर पैरेललोग्राम, बस एक एंगल कोई 90 डिग्री अगर आपने प्रूव कर दिया तो बात बन जाएगी। समझ गए? देखते हैं। हम एक काम करते हैं, यहां पर ये लिखेंगे लेट ABCD be a rhombus as shown. Let ABCD be a rhombus as shown. अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो AB है and let AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 2x। इनकी सबकी लेंथ जो है उसको ना 2x मान लो। मैं जानबूझकर 2x ले रहा हूँ, मैं x भी ले सकता था, मैं 2x क्यों ले रहा हूँ?
क्योंकि मुझे मालूम है P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि A और C को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो इसको फटाफट से पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। तो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ये कहेंगे इन ट्राइंगल DAC in triangle DAC in triangle DAC S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC. S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC. R is the midpoint of DC. तो S is the midpoint of DA, R is the midpoint of DC. तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि बाई मिडपॉइंट थ्योरम by midpoint theorem SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. And SR is equal to half of AC. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 पूरे को। ठीक, फिर कहेंगे ये तो ट्राइंगल DAC हुआ, फिर बात करेंगे ट्राइंगल BAC की। इन ट्राइंगल BAC P is the midpoint of BA, P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint of BC. Then PQ is parallel to AC. फिर वही चीज बाई मिडपॉइंट थ्योरम, by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 PQ is parallel to SR AC के भी पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, तो PQ और SR पैरेलल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। तो PQ SR के पैरेलल भी है और PQ SR के इक्वल भी है। ठीक है, तो therefore PQRS is a parallelogram। एक चीज तो ये हो गई, मेरे को क्या प्रूव करना था, मुझे ये प्रूव करना था कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल होगा। हाँ, तो रेक्टेंगल इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक एंगल 90 डिग्री हो जाए बस। कैसे? हाँ, एक और डायगोनल सोचो ना कि बिना उसके कुछ हो जाए। नहीं, देखो ऐसा है, वैसे तो मुझे पता है कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, मतलब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा जा सकता है? शायद नहीं। सर 2 ही तो
नहीं होगा, नहीं होगा। ये जो होगा एंगल कहाँ से जाएगी? ये वाली साइड ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तीसरी साइड मतलब या तो आर क्यू पी क्यू के इक्वल हो, वो नहीं है, या कोई एंगल नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या है ना, ये रोम्बस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोइंटीरियर एंगल। इनका सम 180 डिग्री होगा, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कौन से होंगे, अपोजिट एंगल्स, ये और ये अपोजिट एंगल्स। फिर एकदम से मन में आता है कि अच्छा अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा पूरा फोकस है कि ये बीच का जो एंगल क्यू है ये हमारा 90 डिग्री हो जाए। देखिएगा कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल सी आर क्यू, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल सी आर क्यू। अब देखिएगा जब ये वाली साइड भी एक्स है, ये वाली साइड भी एक्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो इसको लिख देंगे, ये भी एंगल ए हो गया और ये भी एंगल ए हो गया, स्मॉल ए मान लेंगे। हम लिखेंगे एंगल सी आर क्यू, यहां लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, दोनों ही एक्स के इक्वल हैं क्योंकि रोम्बस दे रखा है। तो एंगल सी आर क्यू is equal to angle CQR is equal to small a, आगे लिख देना सही, ठीक है। गुड इवनिंग। क्योंकि जब ये एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं, अपोजिट वाले एंगल्स भी, गुड इवनिंग, अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये ए हो गया। अच्छा, फिर से ये करेंगे जैसे ट्रायंगल सी आर क्यू है, इसी तरह से अब ट्रायंगल ले लेंगे बीपी क्यू। इन ट्रायंगल बीपी क्यू, ट्रायंगल बीपी क्यू की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो भाई बीपी के सामने वाला एंगल ये वाला और ये वाला, तो इसको स्मॉल बी बोल दो, ये भी स्मॉल बी हो जाएगा। तो एंगल बीपी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू बी से, ये एंगल बी हो गया। हाँ, फिर in triangle CRQ, in triangle CRQ, A प्लस A, ट्राइंगल CRQ, ये वाला एंगल, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2A, ये बता दो। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल C, तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया, 180 माइनस 2A, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लगा दो बीपी क्यू में कि B प्लस एंगल B, तो एंगल B कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2B। ये बताओ, ये समझ गए? ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखना को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स,
एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू लिखिए 180 माइनस 2a, एंगल बी की वैल्यू लिखिए 180 माइनस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे चलते हैं। ये 180 प्लस 180 कितना हो गया 360, माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 180। अब इसको 360 को उधर ले जाओ, माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 360। गुड इवनिंग। इधर से माइनस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस बी। 180 माइनस 360 इज माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 290 आ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 3। बोलो भाई, यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि एंगल ए, एंगल बी और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो। लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, पर एक्चुअली पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पर। पेयर का मतलब दो ही एंगल्स होता है, पर तीनों एंगल हैं और तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इनका तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे एट पॉइंट क्यू, लिखिएगा एट पॉइंट क्यू स्मॉल ए प्लस एंगल क्यू प्लस स्मॉल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल प्लस ये एंगल क्यू और प्लस ये, इन तीनों का सम 180 डिग्री। तो एंगल क्यू एक तरफ लिखें, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं 90। गुड इवनिंग। एंगल क्यू प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू कितना हो गया 180 माइनस 90। एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम तो हम इसको प्रूव कर चुके थे पी क्यू आर एस को, उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से इसको रिवाइज करना। चलिए जी, ओके।